हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस साइकोलॉजी की एक की थी, उसमें हमने 30 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए थे। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए साइकोलॉजी की दूसरी प्रैक्टिस लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे और बाल विकास की जो कुछ अवधारणाएँ हैं और जो कुछ बाल विकास की जो अवस्थाएँ होती हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो हम इन प्रैक्टिसों में वो सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो अभी तक पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो सीटेट के कवर कर रहे हैं क्वेश्चन, सीटेट के आए हुए जो क्वेश्चन हैं और कुछ अन्य परीक्षाओं के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्टली वो क्वेश्चन अभी हम कवर कर रहे हैं। जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था उसमें सीटेट 2011 के मुख्य लगभग प्रश्न किए थे हमने, और आज इस टॉपिक के सीटेट 2012 के और कुछ और परीक्षाओं के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है आज की प्रैक्टिस का कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों से मतलब है कि ऐसे विद्यार्थी जो हर उम्र के हों, हर अवस्था के हों, उसमें आपके बाल्यावस्था के भी बच्चे हों, किशोरावस्था के भी बच्चे हों, मतलब लगभग हर उम्र के बच्चे हों जो स्टूडेंट हों, उनकी बात की जा रही है। कक्षा से व्यवहार रखने वाले जो शिक्षक हैं उनको किस तरह का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 विकासात्मक अवस्थाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 उनके अभिभावकों के व्यवसाय का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। और नंबर 4 सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की बात हम लोग कर रहे हैं, तो शिक्षक को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अगर पता होगी बच्चों की तो वो इतने अच्छे से उनको नहीं कर पाएगा। मतलब बात हो रही है यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण की। तो वैसे तो चारों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसमें क्या दिया है, विकासात्मक आवश्यकताओं का ज्ञान। जो विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं, अगर उनका सही से ज्ञान होगा कि किस अवस्था में किस बच्चे में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें अगर बहुत अच्छे से टीचर को पता होंगी तो वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है जो 34। इसमें लिखा हुआ है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। अब संकल्पनाओं की बात हो रही है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विकास के 4 सिद्धांत दिए हुए हैं और उसमें क्या क्या इसका सही आंसर होगा। नंबर 1 विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। नंबर 2 विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नंबर 3 विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। और नंबर 4 जो ऑप्शन दिया है कि विकास विषमजायता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो बताना है साथियों इसमें कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न किस्म से किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा डी, कि विकास का जो विषमजायता से स्वायत्तता की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, अब इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 हो जाता है यहाँ पर कि मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग बनाती है। जो मानव वृद्धि एवं विकास की समझ है ये शिक्षक को किसके योग्य बनाती है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका देखते हैं क्या सही आंसर हो जाता है। इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं पहले कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में। और नंबर 2 विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता। तीसरा शिक्षार्थियों को ये बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। और नंबर डी निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो मानव वृद्धि एवं विकास को समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बी आंसर, कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता। क्योंकि क्लास में जो विद्यार्थी आते हैं
वो अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, तो उनके बारे में, अलग अलग प्रकार के शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षक को हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की समझ को लेकर, वो बी हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता। तो ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। अब आप लोग जानते हैं कि सीटेट में जो प्रश्न आते हैं तो उनके चारों ऑप्शन लगभग हमको सही लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनमें से जो सबसे बेस्ट आंसर होता है हमें वो चूज करना होता है। अब इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया है इसमें कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ये भी सीटेट 2013 में पूछा गया है कि शैशवावस्था में जो बच्चे के क्रियाकलाप हैं वो कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए देखेंगे यहाँ पर, मूल प्रव्यात्मक, नंबर बी संरक्षित, नंबर सी संज्ञानात्मक, नंबर डी संवेगात्मक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मूल प्रव्यात्मक। मूल प्रवृत्तियाँ बच्चे क्या होती हैं, कभी बच्चा रोने लगता है, कभी अचानक हंसने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, तो ये बच्चे की उसमें शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो बच्चा जो शैशवावस्था में जो कार्य करता है वो अपने मूल प्रवृत्ति के हिसाब से करता है, ना तो संरक्षण समझता है वो, ना संवेग को समझता है, ना आपके संज्ञान को समझता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो जो संबंध विकास का परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का किससे है। तो उद्दीपन का वही संबंध किससे है, तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा परिवर्तन, बी ऑप्शन प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन प्रयास और डी ऑप्शन परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिक्रिया। जैसे कि विकास का जो संबंध परिपक्वता से है, जैसे जैसे परिपक्व होगा आदमी या व्यक्ति वैसे वैसे विकास होगा। इस प्रकार जो उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन यानी मतलब कोई ना कोई रिएक्शन किसके हिसाब से होगी, तो वह प्रतिक्रिया के हिसाब से कोई व्यक्ति क्रिया करेगा। तो यानी उद्दीपन का संबंध भाई प्रतिक्रिया से हो जाएगा। ठीक है, अब अगले बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 क्या है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। 38 ये क्वेश्चन है, इसका क्या राइट आंसर होगा ये देखिए। जो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी की बात हो रही है, मतलब कोई भी किशोर या किशोरी जो होते हैं वो जिनके अंदर अपनी पहले से कोई धारणा जिनके प्रति बनी हुई है, जिनको किसी के प्रति धारणा बनी हुई है अपनी, तो ये किसके प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रह से मतलब ये होता है जैसे एक काम बांट दिया गया, मान लिया कोई लड़की है तो उसको बांट दिया गया कि लड़की क्या करेगी, घर में काम करेगी, खाना बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, और लड़का क्या काम है कि वो बाहर जाएगा, बाजार जाएगा, बाहर के काम निपटाएगा। तो ये जो बांट दिए गए हैं अलग अलग कार्य लिंग के आधार पर, तो एक तरह से ये पूर्वाग्रह में आ जाते हैं। चाहे वो किशोर की बात करें हम, चाहे किशोरी की बात करें, तो ये किसके प्रति कठोर होंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। नंबर 1 समस्या, नंबर 2 जीवन शैली, नंबर 3 संप्रत्य और नंबर 4 वास्तविकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लगभग अच्छे एग्जामों में लगभग हर बार में लिंग पूर्वाग्रह से ये क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो किशोर और किशोरी होते हैं वो अपने जीवन शैली के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधगम को सहायता नहीं मिलती है। अब जो शिशु अधगम करता है वो किसके द्वारा उसको सहायता नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 अनुकरण, नंबर 2 अभिप्रेरणा, नंबर 3 स्कूल का बस्ता और नंबर 4 पुरस्कार। तो शिशु के अधगम में किससे सहायता नहीं मिलती है। तो आप जानते हैं कि जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है, उससे भी अधगम में सहायता मिलती है। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में पुरस्कार आ जाता है, नेगेटिव में दंड आ जाता है, तो इससे भी मिलता है अधगम में सहायता। नंबर 3 इससे हो जाएगा स्कूल का बस्ता, इससे भी मिलेगा भाई स्कूल का बस्ता होगा, उसमें किताबें होंगी, तभी उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे पास बस्ता है, इसमें सब चीज़ें हैं, और वो उससे अधगम करने की कोशिश करेगा जब उसके बाद उसमें स्टडी मटेरियल होगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ए आ जाता है क्वेश्चन अनुकरण, तो अनुकरण से कहीं ना कहीं पे अधगम नहीं होता है। अनुकरण से कोई चीज़ सीख तो सकते हैं, उसकी तरह काम तो कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अनुकरण से अधगम में सहायता नहीं मिलती है। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुकरण ही हो जाएगा। सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको वो कंफ्यूज करें और आप इसमें
ज़्यादातर जो साथी हैं हमारे वो इसका ऑप्शन लगा देंगे सी, स्कूल का बस्ता, कि स्कूल से बस्ते से अदगम में क्या सहायता मिलेगी। लेकिन जो स्कूल का बस्ता है वो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में आया हुआ है मनोविज्ञान में। ठीक है, अगले बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। सीटेट 2013 का ये भी क्वेश्चन है कि जो स्व केंद्रित अवस्था होती है वो बालक की किस अवस्था को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म से 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक की अवस्था, या किशोरावस्था में। तो जो स्व केंद्रित होती है जो अवस्था, जो बच्चा होता है जिसको स्वयं से मतलब अपने आप स्वयं से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता है, स्वयं केंद्रित इसीलिए इस अवस्था को कहा गया, तो वो कौन सी उम्र होगी। तो जो स्व केंद्रित वाली अवस्था हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो स्व केंद्रित अवस्था हो जाएगी। याद रखना, स्व केंद्रित अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है। ठीक है, ये भी सीटेट 2013 का क्वेश्चन है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं, इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये आएंगे सीटेट का, चूँकि मैंने वीडियो भी एक बना रखी है कि सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, अखबार में भी ये न्यूज़ आ चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 20 जुलाई से सीटेट के आवेदन शुरू हो सकते हैं। अब बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, गहराई समझिए कि मानसिक परिपक्वता जो होती है कि उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, कौन सी अवस्था से संबंधित है। सोचिए, ऑप्शन 1 किशोरावस्था से, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी पूर्ण बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो जो मानसिक परिपक्वता होती है उसको छूने के लिए लगातार प्रयत्नशील कौन सी अवस्था में रहेंगे हम। बाल्यावस्था में तो रहेंगे नहीं, ना वो उत्तर बाल्यावस्था में रहेंगे, ना ही शायद किशोरावस्था में रहेंगे। तो इसका जो जब आप किशोरावस्था से ऊपर बढ़ते हैं, जब 18 वर्ष से ऊपर जब आ जाते हैं, तो एक तरह से आप युवा बन जाते हैं, प्रौढ़ बन जाते हैं। तो उस अवस्था को आपके जीवन में आपको लगता है कि अब मैं सही हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका हूँ, अब मुझको क्या है अपनी कोई ना कोई स्टेबिलिटी आनी चाहिए मेरी लाइफ में। तो उसके लिए क्या करते हैं, परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करते हैं और हर एक कोशिश करते हैं कि भैया हम सक्सेस हो जाएं, जॉब लग जाए, अपनी एक स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आ जाए। तो वो किस अवस्था से संबंधित है, वो हो जाएगा आपका प्रौढ़ अवस्था से संबंधित। ये भी क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है, इसकी बात कर लेते हैं कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया। ये आपको पता होगा, पिछली वाली प्रैक्टिस में भी हमने बताया था कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव, तनाव और संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया है, और किसने कहा। ये दोनों बातें मैंने पिछले वाले क्लास में आपके लिए बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता ही है, बताना ही क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किशोरावस्था। संघर्ष, तूफान की अवस्था भी इसको कहा गया है, अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था भी इसको ही कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग कर देता है। तो इसे आप क्या करेंगे और इसे आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है इरफान नाम का, और किसी खिलौने को तोड़ता है और उसको अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से समझिएगा, सीटेट में इस प्रकार क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, इसका ऑप्शन क्या ये है कि उसे बताएंगे क्या बताएंगे कि बेटा इरफान, गंदी बात है ये, तो उसको आप कभी भी क्या खिलौने से खेलने नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्या आप उस पर सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, सी है ऑप्शन, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने जाने चाहिए। तो आप बताइए इसमें से क्या होगा। जीन पियाजे जी ने एक बात कही थी कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार की हरकत कर रहा है, कोई भी खिलौना तोड़ रहा है, उसको फिर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक प्रकार से उसमें जो उसकी वैज्ञानिक सोच है उसकी प्रवृत्ति डेवलप हो रही है और वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे,
शिक्षक होने के नाते ये हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शी हो जाएगा कि उसकी जिज्ञासी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ये भी लास्ट लेक्चर में लिया था हमने। गोल्डन एज जिसे कहा गया है, किसको कहा गया है? तो गोल्डन एज भी साथियों इसी को कहा गया है, जिसको संघर्ष तूफान की अवस्था कहा गया है, उसे ही साथियों गोल्डन एज भी कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया गोल्डन एज? क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा जो होता है वो सब कुछ करता है। क्या सब कुछ करता है? इसी अवस्था में बच्चा अपना अच्छा बुरा जानने लगता है, इसी अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा मस्ती करता है, और इसी अवस्था में बच्चा विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण करता है और विपरीत सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है, और इसके आपको बहुत सारे परिवर्तन बालक और बालिकाओं में देखने को भी इस अवस्था में मिलते हैं। इसीलिए इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा गया है, सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज कहा गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, ये भी इसमें हरियाणा टेट 2014 का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 कि निम्नलिखित में से कौन सी विकासात्मक विकार का उदाहरण है? विकासात्मक विकार का कौन सा उदाहरण है? नंबर 1 पिरमस्तिक घात, नंबर बी पर अपघातज तनाव, नंबर सी न्यून अवधान सक्रिय विकार, और नंबर 4 आत्म विमोह। पिरमस्तिक घात को बोलते हैं सेरिब्रल पल्सी, पर अपघातज तनाव को बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, न्यून अवधान सक्रिय विकार को बोलते हैं अटेंशनल डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और आत्म विमोह को बोलते हैं ऑटिज्म। तो बताइए इसमें से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? तो जो पहला इसका जो ऑप्शन है पिरमस्तिक घात, सेरिब्रल पल्सी, अगर आपके पिरमस्तिक में कोई भी घात हो जाएगा तो आपका जो विकासात्मक विकार है वो होने लगेगा। तो विकासात्मक विकार का जो उदाहरण है, इन्होंने क्वेश्चन में एक बात और ध्यान है, पूछा गया नहीं, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो इसका जो देख लीजिए, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछा है। तो पहला जो है पिरमस्तिक घात, अगला है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज्म आत्म विमोह। समझते हैं इन चारों ऑप्शनों को। तो देखते हैं, पहला है जो सेरिब्रल पल्सी, यानी आपके अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाती है, किसी प्रकार का घात हो जाता है, तो उससे आपके विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2 है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, आपको जब किसी प्रकार का किसी प्रॉब्लम की वजह से जब आपको स्ट्रेस होने लगेगा, तनाव होने लगेगा, तो उसकी वजह से आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको उसमें अवधान पैदा हो, आप उस चीज़ पे ध्यान न लगा पाएँ, इस प्रकार का विकार होता है। और चौथा होता है आत्म विमोह ऑटिज्म, जिसको अपने आप से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये 4 प्रकार के विकार इसमें दिए हैं। तो इसने पूछा है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं है, ये 3 हैं विकासात्मक विकार के, लेकिन जो इसका ए ऑप्शन है पिरमस्तिक घात सेरिब्रल पल्सी, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाहरी प्रकार से घात लगेगी, जब आपको पिरमस्तिक में आपकी कोई चोट लगेगी या कोई घटना फिर घटित होगी तब ये आपको डिफेक्ट करेगा, तो ये आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा पिरमस्तिक घात। अब अगले बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 46 कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये किसने कहा है? नंबर ए मैस्लो साहब ने कहा है, नंबर 2 स्किनर साहब ने कहा है, नंबर 3 पियाजे जी ने कहा, नंबर 4 बंडूरा जी ने कहा है। सीटेट 2014 का क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन से सिद्धांतकार ने ये कहा है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पियाजे जी ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है, अन्य वैज्ञानिक के बारे में कही है, स्किनर ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं, बंडूरा ने भी नहीं कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंबर ए अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने कहा है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व विद्यार्थी, जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, जो मैच्योर विद्यार्थी होते हैं, वो कैसे होते हैं? देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वो कौन से प्रकार के होंगे?
अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। मतलब अपनी बुद्धि से वो अपने सभी प्रकार की प्रॉब्लम का समाधान खुद कर लेते हैं, शीघ्र कर लेते हैं। नंबर बी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। क्या कभी वो अपने अध्ययन में फीलिंग्स की सहायता चाहेंगे, अपनी पढ़ाई में कभी भावनाओं की सहायता चाहेंगे। नंबर 3, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। क्या वो कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। और नंबर 4 जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो बताइए, ये 4 बातें जो मैंने बताई हैं, इनमें से मैच्योर विद्यार्थी जो होगा, मैच्योर स्टूडेंट होगा, जो परिपक्व विद्यार्थी होगा या समझदार विद्यार्थी होगा, उसमें क्या इसका सही आंसर होगा, बताइए। देखो, द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ऐसे कुछ द्वंद्व होते हैं जिनका शीघ्र समाधान नहीं हो सकता, चाहे आप कितने बुद्धिमान हो। कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है जिसमें अध्ययन से विचलित भी होना पड़ता है, चाहे आप कितने भी परिपक्व हो जाएं। एक अगला ऑप्शन है कि इसमें विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावना का कोई स्थान नहीं है। ऐसा भी नहीं कि भावना का कोई स्थान नहीं है, कुछ जगह पे भावनाएं भी काम करती हैं, तो भावना का भी स्थान होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बचा आपका बी ऑप्शन, कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी वो लोग सहायता चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि भावना की सहायता कैसे चाहेंगे। सपोज दैट, जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब तक कि उसको आप अपनी फीलिंग से अटैच नहीं करेंगे, जैसे मान लिया कि आपको किसी से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो इसी तरह जब तक आपको अपनी किताबों से प्यार नहीं होगा, आपको अपने उस किताबों से इतना प्यार नहीं होगा या अपनी पढ़ाई से इतना प्यार नहीं होगा, तब तक कि आप अच्छे से उसको मन से नहीं पढ़ पाएंगे। ज़बरदस्ती आप कितना पढ़ सकते हैं, जब तक कि आपकी उसमें भावनाएं नहीं अटैच होंगी, जब तक कि आपकी उससे फीलिंग अटैच नहीं होंगी, तब तक कि आप बहुत अच्छे से मन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वो भावनाओं की सहायता भी अपने अध्ययन में चाहते हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आ गया आपका, 48 शायद मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 49 देख लीजिए। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है वह? 14 साल की देविका नाम की लड़की है, तो वो अपने आप को अलग करके स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह क्या विकसित कर रही है? स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, परिपक्वता, या नियमों के प्रति घृणा। तो इसका क्या आंसर होगा? अक्खड़पन से कोई मतलब नहीं है, मैचुरेशन से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, नियमों के प्रति घृणा से भी कोई मतलब नहीं। स्वायत्तता प्रकट कर रही है, मतलब वो यहाँ पे सेल्फ डिफेंड होना चाहती है, सेल्फ सब कुछ करना चाहती है, सेल्फ अपना रियलाइज़ करना चाहती है। तो इसलिए वो ऐसा कर रही है कि अपने आप को पृथक करके स्वनियंत्रित करने की व्यक्ति की भावना को विकसित करना चाहती है। तो वह क्या विकसित कर रही है? तो वह स्वायत्तता विकसित कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसको देखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, स्लाइड में नहीं आ पाएंगे, ऑप्शन और क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, पढ़ लेते हैं बढ़ाते हुए। कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग का मतलब ये स्क्वायर होता है, इस टाइप का। वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो जो टीचर हैं उन्होंने एक विद्यार्थी को देखा है जो वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो उन्होंने उससे ये अनुमान लगाया कि फिर ये हीरे की भी आकृति नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो अध्यापक ने अनुमान लगाया, ये किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया है, ये देख लेते हैं। 4 ऑप्शन इसके हैं कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, या जो विकास है आपका, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, या विकास निरंतरीय होता है, या अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो किस प्रकार से इन्होंने अनुमान लगाया है टीचर ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। जब वो आपका इस तरह से स्क्वायर नहीं बना पाएगा तो फिर वो हीरे की आकृति कैसे करके बना पाएगा? उसी प्रकार से उन्होंने, टीचर ने ये अनुमान लगाया कि वो फिर जब स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो वो हीरे की भी आकृति नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विकास का जो एक व्यवस्थित क्रम है वो प्रवृत्ति एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है,
अब इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। यहाँ पे आपको मानव विकास का सही क्रम लगाना है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपको बताना कि इसमें से सही क्रम किस में लगा हुआ है। तो आप भी जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी हरियाणा टेट 2014 का क्वेश्चन है कि सबसे पहले शैशवावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। बाकी चारों ऑप्शन में इस तरह से सीरीज नहीं दी हुई है, गलत तरह से दी हुई है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का और अभी भी नहीं चल पा रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि क्यों दुखी या चिंतित नहीं है? अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। उनके पति ने कहा था कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी, वह जानती थीं कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेंगी उतना ही उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसके पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का था तब भी वह नहीं चल रहा था। और वह जानती कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये डी ही हो जाएगा कि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि किसी का बच्चा 8 महीने चलेगा, किसी का 12 में चलेगा, किसी का 15 में चलेगा, किसी का 12 में चलेगा। तो ये सामान्य सी बात है। किसी का बच्चा 2-1 महीने पहले चलने लगता है, किसी का बच्चा 2-4 महीने आगे पीछे चलना शुरू कर देता है। तो मैडम जानती हैं कि चलने के विकास का भाई अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर ही है, अभी लेट नहीं हुआ है मेरा बच्चा। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है जो फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक बालक की अवस्था समझा गया है या समझा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा गया है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा गया है फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए मुख्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी गुदावस्था, ऑप्शन सी अव्यक्तावस्था, ऑप्शन सी डी शैशवावस्था। तो फ्रायड ने जो अवस्थाएं बताई हैं, फ्रायड की अवस्थाओं के अनुसार जो इसका प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था इन्होंने बताई है वो इन्होंने बताई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्यक्ता अवस्था। तो फ्रायड ने जो बताई हैं विकास की अवस्थाओं में स्कूल जाने की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय जाने की अवस्था, वो अवस्था जो बताई है वो इन्होंने बताई है आपकी अव्यक्ता व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि अगले आ जाते हैं इसी के साथ। आपका अगला जो क्वेश्चन है ये विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। विशेष अवस्थी के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। ये विकास के किस नियम को अनुसरित करता है ये बताना है आपको। इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग चलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता का सिद्धांत। अगली स्लाइड पे है ये इसके 2 ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि के समायोजन के लिए विराम करता है। ये विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? नंबर ए समन्वय का सिद्धांत और नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत। और ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन सी इसका कट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। इसका ऑप्शन सी क्या था? इसका है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि के समायोजन के लिए विराम करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मिस हो गया है। जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए है समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत और ऑप्शन सी है इसका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, और ऑप्शन डी है इसका समान
प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन हो गए कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। ये विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? ये हरियाणा टेट 2013 क्वेश्चन है। समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, अपने पास से देख लेना ये ऑप्शन, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो विकास है वो विशेष अवधि के दौरान तो तेज़ी से करता है लेकिन कुछ समय के लिए विराम भी करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहीं पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कि विकास की कौन सी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। ये भी हरियाणा टेट 2013 में आया हुआ है कि कौन सी अवस्था है वह अवस्था किशोरावस्था। ठीक है, थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं। अब सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत किसने दिया था कि जो अपने आप को मतलब सबसे लड़ लेगा, सबसे सर्वाइवल कर पाएगा अनुकूल परिस्थितियों में भी, मतलब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी उसके बाद भी जो सर्वाइवल कर पाएगा तो वही जीवित रहेगा। ये सिद्धांत किसने दिया था? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो 56 क्वेश्चन है आपका, इसका देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा। नंबर 1 लैमार्क, नंबर 2 हैरिसन, नंबर 3 डार्विन, नंबर 4 मैकडॉवेल। तो जो इसको कहते हैं हम लोग उत्तरजीविता का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? ये आपका दिया है डार्विन जी ने। तो इसका सी आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? क्या है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता? इसका देख लेते हैं चारों ऑप्शन कि आपका ए है परनिर्भरता, बी है सामूहिकता की भावना, नंबर 3 धार्मिकता और नंबर 4 अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? परनिर्भर तो होते नहीं, ये सहसावस्था के होते हैं। समूह की भावना क्या होती है? ये भी इनमें ज़्यादा नहीं होती है, ये ज़्यादा उसमें जाती है किशोरावस्था में, होती इसमें भी है। और धार्मिकता की भावना ये किशोरावस्था में होती है। तो ये दोनों किशोरावस्था के हो गए, ये सहसावस्था का हो गया। लेकिन अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का जो प्रभाव है, अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो इस अवस्था में ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किशोरावस्था में संभोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? जो किशोरावस्था होती है उसमें संवेग जो होते हैं उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। कहा गया संवेग और संघर्ष में तूफान की अवस्था है। तो संवेगों की जो तीव्रता होती है वो किस प्रकार से प्रकट होती है ये बताना है आपको। नंबर 1 प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नंबर 2 व्यवसाय की समस्या, नंबर 3 नई परिस्थितियों से समायोजन और नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो किस प्रकार से होती है? तो सबसे ज़्यादा इस अवस्था में प्रॉब्लम आती है कि नई परिस्थितियों से समायोजन करने में, और लेकिन इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा समायोजन करना भी बच्चा सीख लेता है, किशोर सीख लेता है। तो इसका जो तीव्रता सबसे अधिक देखी जाती है वो इसी में देखी जाती है कि नई परिस्थितियों से समायोजन करने में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे कि अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, आपकी पसंदीदा परीक्षा यूपी टेट। तो यूपी टेट 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है कि अपने आप से प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हेप्टोटिज्म की प्रवृत्ति। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति का मतलब होता है अपने आप से बातें करना, अपने बारे में सोचना। अहंकारी प्रवृत्ति का मतलब होता है थोड़ा सा घमंड टाइप का। और हेप्टोटिज्म की प्रवृत्ति होती है थोड़ी सी दूसरे से नफरत करना। और चौथी जो तीसरी इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। इसको ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वयं प्रेम। तो स्वयं प्रेम यानी अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। जब बच्चों को हम लोग दंड देते हैं, चाहे शाब्दिक दें चाहे गैर शाब्दिक दें, तो उसका परिणाम क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, इसके लिए देते हैं दंड। बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, इसलिए देते हैं दंड। उसके अंकों में सुधार करना, इसलिए देते हैं दंड। और उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, इसलिए देते हैं दंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे कोई भी कार्य करते हैं, चाहे सही करें चाहे गलत करें, अब हमको उसको सुधारना है,
उसके लिए हमें दंड देना होगा उनको, तो क्यों देते हैं? बच्चे ने कोई गलती करी तभी तो उसको हम दंड देंगे, चाहे गैर शाब्दिक दें चाहे गैर शाब्दिक दें, तो क्यों देंगे? ताकि बच्चे ने जो गलती करी उसकी जो पीछे किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी काम के प्रति उसकी जो अवधारणा बनी हुई बच्चों की, उसको सुधारना या उसको नष्ट करना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? कि कौन है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ठीक है, बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उनके साथ कौन ऐसे लोग हैं जो उनके व्यवहारों एवं भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? देख लीजिए, नंबर 1 उसके भाई बहन एवं अध्यापक, नंबर 2 अध्यापक एवं साथी, नंबर 3 साथी एवं माता पिता, और नंबर 4 माता पिता एवं भाई बहन। तो बताइए कौन है वो? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो समूह में स्वीकार्य हैं, समूह की भी बात कही है, तो समूह में कौन आए? उनके माता पिता और भाई बहन। ठीक है, ये भूमिका एवं व्यवहारों के विषय में आपके लिए क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं बच्चे के बारे में बाल्यावस्था में। कौन? उनके माता पिता और उनके भाई बहन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माता पिता एवं भाई बहन। अब अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती का मतलब ये होता है कि आपके जो बात हो रही है यहाँ पर परवर्ती बाल्यावस्था, यानी जो बाल्यावस्था जो होता है उसकी श्रेणी के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? यानी बाल्यावस्था के बीच में जो अवस्था होती है उसको उम्र उन्होंने पूछी कि क्या होती है। भाई 11 से 18 वर्ष ये दे देंगे तो ये तो हो जाएगी आपकी किशोरावस्था के लगभग आसपास की उम्र। 18-24 वर्ष ये हो जाएगी आपकी प्रौढ़ावस्था की तरफ। जन्म से 6 वर्ष ये हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। उन्होंने पूछा परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी, यानी बाल्यावस्था की जो एग्जैक्ट बात हो रही है वो कौन सी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन ही होगा, ये तो कट गए चारों आपके तीनों। चौथा ऑप्शन बचा, यही बाल्यावस्था से बचा है, तो वो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? अब आपको बताना, ये 4 सिद्धांत दिए हैं कि इनमें से बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं चारों सिद्धांत में से कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और नंबर डी दिया है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। अब आप इसमें बताइए कौन सा सही ऑप्शन है? तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण, सही बात है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सही बात है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? नहीं पूछा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इन्होंने नहीं पूछा। सीटेट 2015 क्वेश्चन है तो नहीं पूछा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो सी है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि विकास और अधिगम की जो गति होती है वो सभी में एक समान नहीं होती है, हर किसी में अलग अलग होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों का जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है, तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बच्चे ऑप्शन है 64 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा खाली बच्चे। अब इसके चारों ऑप्शन आपको पढ़ने कि बच्चे कैसे होते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, और इन्होंने बी ऑप्शन दिया है कि खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इन्होंने दिया है कि निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन उन्होंने दिया कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभी मैंने बताया भी था कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। देखिए सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कठिन प्रश्न नहीं आते हैं सीटेट में, बस उसकी थोड़ी लैंग्वेज समझनी है और आराम से सोचना है किसी बच्चे को आधार मानकर, और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है 65 कि शैशव काल की अवधि है, शैशव काल की अवधि है क्या है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 वर्ष से 3 वर्ष, या जन्म से 1 वर्ष। अब ये 4 अवधि दे दी हैं इन्होंने, ठीक है। अब आपको वैसे तो ये चारों अवधि शैशव काल की हैं, अब आपको बतानी ये है कि शैशव काल की मेन अवधि क्या है। तो इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक की बात आ जाती है। तो ये जो इसमें जो वर्गीकरण दिया है, ये दिया हुआ है आपका जो वर्गीकरण, ये दिया हुआ है कौल महोदय का। तो कौल महोदय ने जो बांटा है शैशवावस्था को, उन्होंने कहा है कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि है, ये शैशवावस्था की अवधि है। तो ये कौल के अनुसार ये ऑप्शन दिए हैं। ये सीटेट 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि इसमें मानेंगे। वैसे तो शैशवावस्था की हम लोग अवधि जन्म से 0 से 5 वर्ष मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है 0 से 5 वर्ष वाला। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम? तो जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि है इसको सही मानेंगे। ये किसके अनुसार है ये अवधि? ये है आपकी कौल महोदय के अनुसार, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर कि विकास से की ओर बढ़ता है। अब इसको बताना है आपको, 4 ऑप्शन भी इसके दिए हुए हैं कि विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। सामान्य से जटिल की ओर बढ़ता है, कि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, कि साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो इसका आंसर है डी है, ऑप्शन इसका सही है। जो विकास है वो पहले सामान्य होता है और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिख जाएगा सामान्य और यहाँ पर विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है 67 कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बताइए? जब वयोग सहयोग से सामंजस्य कर देते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधगम, संयोगात्मक अधगम या समीपस्थ विकास। समीपस्थ विकास तो होगा नहीं, क्योंकि उसको बोलते हैं हम लोग ZPD। उसमें जब बच्चा कहीं पे अटक जाता है तो उसकी सहायता करी जाती है, तो समीपस्थ विकास होता है। सहभागी अधगम वो होता है साथ साथ में अधगम करना। सहयोगात्मक अधगम वो होता है कोई चीज़ सिखाना, साथ साथ में सीखना। लेकिन यहाँ पर वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर रहे हैं किसी बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाने के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसकी बात हो रही है, तो इसको होंगे हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको बोलेंगे सहयोग देना, ठीक है, सहयोग देना। बहुत जगह इसको हम लोग कह सकते हैं समीपस्थ विकास भी कह देंगे, लेकिन इसमें उस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया गया है जो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि समीपस्थ विकास इसको कह देंगे। उसमें क्या होता है, जब बच्चा जो होता है वो कहीं पे अटक जाता है, किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो उसको किसी अपने से बड़े के द्वारा जब उसकी सहायता करी जाती है तब उसको हम समीपस्थ विकास कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं दी है, इसमें लिखा गया है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा सहयोग देना, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय डैश के अधगम है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो मध्य बाल्यावस्था है इसमें भाषा के बजाय डैश के बजाय अधगम है। 4 ऑप्शन दिए हैं मध्य बाल्यावस्था के, कि आपका सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधगम है, बाल्यावस्था की बात हो रही है मध्य बाल्यावस्था की। जीववादी के बजाय सामाजिकृत अधगम है, परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधगम है, और आपका 69 अहम केंद्रित की जगह पे सामाजिकृत अधगम है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय भाषा के सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधगम है। इसमें बच्चे थोड़े अहम केंद्रित हो जाते हैं,
इसीलिए इसको कहा गया है कि अहम केंद्रित अधगम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधगम के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। 69 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका कि अधगम और विकास समानार्थक या परिभाषिक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका अधगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी है विकास अधगम से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी है अधगम विकास के पीछे रहता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या सही होगा कि विकास और अधगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या जोड़ता है, या मतलब इन चार ऑप्शन में से विकास और अधगम से संबंधित सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है ये कि अधगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। जो अधगम और विकास होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। इसी साथ थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको साथियों बहुत ध्यान से ये सारे समझने हैं कि इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। ये भी सीटेट 2015 क्वेश्चन है कि कौन सा विकास का सिद्धांत इनमें से नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो विकास जीवन पर्यंत होता है, बात सही है। विकास वातावरण और पर्यावरण दोनों वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी बात ठीक है, विकास में तो संशोधन हो सकता है पहले से अगर पता चल जाए। लेकिन विकास केवल संस्कृति और से शासित और निर्धारित होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल दे दिया। अगर ये कहा तो विकास संस्कृति से निर्धारित होता तब तो कुल मिला के ठीक था, लेकिन उन्होंने केवल कर दिया, तो केवल वाले सारे ऑप्शन कुल मिला के गलत हो जाते हैं। तो इसका ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसलिए डी आंसर हमारा सही है, क्योंकि इसमें उन्होंने सिद्धांत नहीं ही पूछा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। जो बच्चे गलतियां करते हैं या त्रुटियां करते हैं उनमें सबसे अच्छा उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, ऐसी बात, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है बच्चे जो गलतियां करते हैं ये खिड़की के समान होते हैं, ये जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है, अगला है ऑप्शन इसमें सी है कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। अच्छा, और ऑप्शन डी है इसका कि हमारा बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वह गलतियां ना दोहराएं। ये तो बात बिल्कुल गलत होगी भैया, दंड की तो बात हमें करनी नहीं है। और दूसरी बात, गलतियों से बचने के लिए शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, ये भी बात कुल मिला के सही नहीं है। अब आ गई बात अगली आपकी कि 71 जो क्वेश्चन है कि बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो बच्चों की जो गलतियाँ वो एक खिड़की के समान होती हैं, ये जानने के लिए कि वो किस प्रकार सोचते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो इससे हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे ये गलतियाँ क्यों कर रहे हैं, और इससे हमें अनुमान लगाना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। तो बच्चों की जो गलतियाँ वो एक खिड़की के समान होती हैं, ये जानने के लिए कि वो किस प्रकार से सोचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की जो त्रुटियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं, किससे उपयुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। इसी साथ अगले बढ़ते हैं कि स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था क्या है। बार बार वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, और ये हर बार पूछा भी जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कतई रट के जाइए, कतई खा लीजिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बताना ही नहीं है, इसमें तो आपको पता ही है कि आप लोग इतने होशियार हो चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है, वो है किशोरावस्था। मैंने पढ़ाया भी है आपको, आप वहाँ पर जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साइकोलॉजी प्रैक्टिस जो मैंने करा रखी है उसमें मैंने विकास की अवस्था बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसमें किशोरावस्था को बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। वहाँ पे जाके आप और अच्छे से समझ सकते हैं इसके बारे में। अगले आप जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, तो देख लेते हैं। आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या उपयुक्त सभी। तो भैया बालक के व्यक्तित्व को सारे लोग ही प्रभावित करते हैं, इनमें से भैया आनुवंशिकता भी उसको प्रभावित करती है,
भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डी। अब अगले बढ़ते हैं इसी के साथ कि निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। तो किशोरावस्था में किसका विकास नहीं होता है, देख लीजिए आप यहाँ पे। अहम केंद्रिता का, अभिरुचियों का, तर्क शक्ति का, या प्रेक्षण की योग्यता का। अहम केंद्रिता का मतलब खुद के बारे में सोचना, सिर्फ खुद का भला सोचना। अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट। तर्क शक्ति का मतलब इसमें रीजनिंग पावर या मतलब सोचने समझने की क्षमता या शक्ति। और प्रेक्षण की योग्यता यानी प्रयोग करने की, करके सीखने की। तो भैया ये तीनों चीज़ें डेवलप हो जाती हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ये जो है, ये जो अहम केंद्रिता है, ये बाल्यावस्था की बात है, तो ये किशोरावस्था में नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अहम केंद्रिता। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे गोला लगा लिया करो। देख लेते हैं ऑप्शन इसके 75 क्वेश्चन के कि कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, आत्मचेतना कम हो जाती है। कौन सा कथन सही नहीं बताइए। तो भैया कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बात सही है। वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बात सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बात सही है। लेकिन आत्मचेतना कम हो जाती है, ये तो कहीं नहीं लिखा है, ना ये किसी मनोवैज्ञानिक ने बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 और ये लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो देख लेते हैं, सामाजिक विकास, नैतिकता का विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है, कि किस प्रकार के विकास में एकाग्रता आ जाती है और सृजनात्मकता आ जाती है, बताइए। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास से क्या होता है, एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है। बाकी ये तीन ऑप्शन हैं, इनसे दोनों चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं। ठीक है, नैतिकता से ना तो आएगी आपके अंदर एकाग्रता, ना संवेगात्मकता से आएगी दोनों चीज़ें, ना सामाजिक विकास से आएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर। तो साथियों कैसे लगे आपके ये प्रश्न आज के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो 67 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो मैं क्लियर करके आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा। और बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो ऑथेंटिक हैं और सारे सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको देखिए आराम से और तैयारी कीजिए। और बाकी चैनल से जुड़े रहने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे चैनल पर लाइए और उनको बताइए कि यहाँ पे मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ भैया ने शुरू कर दी है और धीरे धीरे सारी परीक्षाओं के प्रश्न इसमें लाए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए आज की सीरीज़ यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी नए प्रश्नों के साथ आपके सामने नई आपकी सीरीज़ लेकर प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।